इंडियंस में कंडीशन के अकॉर्डिंग ढलने की बहुत क्षमता होती है और हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते सर ने गिफ्ट मुझे दिया और उन्होंने हमसे कहा कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी जिसमें लगन है पढ़ने की और क्षमता नहीं है कि वो फीस दे पाएगा, तो आपने कहा कि अगर वो हमारे माध्यम से आता है, हम उसे बताते हैं, तो अगर आप अपने पैमाने पे उसे उतार के देखेंगे कि विद्यार्थी वाक़ई ठीक है और सच में गरीब है जो नहीं दे पाता है, तो उससे फीस भी नहीं ली जाएगी। अभी हम आ गए हैं बरेली के रामपुर गार्डन में और एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाने आया हूँ यहाँ पर, जो अपने आप में विचित्र है। बरेली में पहली बार ऐसा देखने को मिला और मुझे लगा कि इसको भी एक्सपोज़ करना चाहिए। यहाँ के स्टूडेंट्स, बरेली के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उन सबको बताना चाहिए कि ऐसी भी एक जगह है, जहाँ आकर आप पढ़ सकते हो। मैं हूँ तक्षशिला आईएएस कोचिंग पर, जो रामपुर गार्डन में स्थित है। इस कोचिंग की विशेष बात ये है, सामान्य कोचिंगों की तरह ये भी चलती है, लेकिन विशेषता है इस कोचिंग के जो ऑनर हैं, एसपी शर्मा जी, उन्होंने एक नया काम ये किया जिसे हमें आज दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आईएएस लाइब्रेरी बनाई है आपने। ये लाइब्रेरी हमारे पूरे बरेली जिले में कहीं नहीं है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, आते हैं, फीस देते हैं और इतनी मिनिमम फीस है कि कोई भी यहाँ पर पढ़ सकता है इस लाइब्रेरी में और ये इसके साथ-साथ ये कोचिंग है आईएएस की। मैं यहाँ जानने का ये प्रयास करूँगा कि ये कोचिंग और बाकी कोचिंगों से अलग कैसे है? अब मैं इस कोचिंग में आ गया हूँ और आप यहाँ पर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं? जी हाँ, मैं मैनेजर हूँ सर। जी। अच्छा, आपके यहाँ एक अलग लाइब्रेरी है, बिल्कुल विचित्र है, हमने अभी तक ऐसी लाइब्रेरी नहीं देखी, हमें लगा कि सबको दिखानी चाहिए, अच्छी कोचिंग है। ये कोचिंग है आईएएस की। जी, जी, सिविल सर्विस के लिए हम लोग तैयारी कराते हैं। कितने बैच लगते हैं अपने? अपने यहाँ सर 3 बैच लगते हैं अभी। हाँ, कितने स्टूडेंट आते होंगे? लगभग 200 स्टूडेंट अपने पास तीनों बैच में मिला के है। जी, जी। तो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो भी आते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी आते होंगे, कुछ फ़ैमिलियर लोग भी आते होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, सारे तरीके के लोग। हमारे पास सर सब तरह का बच्चा है। आफ्टर 12th भी है, ग्रेजुएशन करके भी आया है या कहीं जो जॉब में है, वो भी सर हमारे पास है। हर तरह का बच्चा हमारे पास है सर आया हुआ। संजीव जी, मैं ये चाहता हूँ कि इस कोचिंग की क्या विशेषता है, एक बार आप हमें बताइए। हम चाहते हैं कि लोग देखें, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो देखें और खुद कंपेयर करें इस बात को कि ये कोचिंग और कोचिंग बाकी कोचिंगों से कैसे भिन्न है, यहाँ पर क्या विशेषताएँ हैं। हम चाहते हैं एक बार आप आइए और हमें दिखवाइए ज़रा इसको। हाँ, अच्छा अंदर क्लास चल रही है अभी? आप बता दीजिए सर को एक बार। अंदर क्लास चल रही है, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे लेकिन 5 मिनट का ही समय लेंगे और जो यहाँ ओनर हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये कोचिंग किस तरीके से आप सर पढ़ा रहे हैं अभी? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने, 5 मिनट चाहिए होंगे। इधर सर आ जाइए। क्या शुभ नाम है सर आपका? एसपी शर्मा। मैंने अभी बाहर देखा कि वो एक लाइब्रेरी का आपने बोर्ड लगा रखा है। वो लाइब्रेरी अपने आप में अलग है, बरेली में ऐसी लाइब्रेरी नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस एक बार ये बताइए कि उस लाइब्रेरी में क्या ख़ास बात है और क्या अपनी कोचिंग में है? कितने बच्चे होंगे इसमें? इस समय लगभग 55 टू 60 हैं और ऐसे हमारे पास लगभग 3 क्लास जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। बाकी हम लोग प्रीलिम्स के क्लासेस हैं, मुख्य परीक्षा के क्लासेस हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट के मॉर्निंग में क्लास चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक प्रयास है हम लोगों का कि बरेली में एक कंप्लीट प्रिपरेशन दें, जैसा कि लोगों के मन में एक धारणा है कि दिल्ली में कंप्लीट होता है। मैं मानता हूँ कि सिविल सर्विसेज में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कंप्लीट प्रिपरेशन। तो हम लोग यहाँ पर 18 महीने का प्रोग्राम रखते हैं, 12 महीने का लगभग जीएस में रखते हैं, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा और 4 महीने, 6 महीने का हमारा प्रोग्राम रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो इसे हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन मानते हैं और इसी कंप्लीट प्रिपरेशन में एक हम और दौर मानते हैं, वो है एटमॉस्फियर का, जिसे कहते हैं लोग सिविल का एटमॉस्फियर बेसिकली। तो हम लोगों ने विगत 1 वर्ष में हम लोग का सितंबर से लगातार बैच शुरू हुआ है ये। बीच में हम लोगों ने नया इंस्टीट्यूट शुरू किया, कोरोना काल में बंद रहा। वास्तविक जो हमारी समयावधि है वो 1 वर्ष है और 1 वर्ष में हम लोगों को बरेली में विशेष मतलब लोगों का सहयोग और बच्चों की उम्मीदें मिली हैं। उनको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, संस्थान में पढ़ाई के साथ, बेहतर टीम के साथ और दोनों मीडियम में हम लोग क्लास ले रहे हैं, हाई स्कूल और इंटर अभी सर मैंने बाहर देखा कि आपने लिखा है कोई पीसीएस बच्चा आपके यहाँ से, उसका फोटो लगा है। जी, जी। ये इस समय बदायूं में पोस्टेड है और ये आबकारी विभाग में है, फर्स्ट अटेम्प्ट चयनित है ये बच्चा, ठीक है। आपकी कोचिंग से ही पढ़ा है? जी, जी, तो जी। मैं सर ये देख रहा था कि ये पूरा डिजिटल आपने प्लेटफॉर्म बना रखा है बच्चों को पढ़ाने के लिए।
इससे काफी मदद मिलती होगी आपको कुछ। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने जब शुरू किया कि सुविधाएं बहुत बड़ा योगदान देती हैं बच्चों की एजुकेशन में, और सुविधाओं को होना ज़रूरी है। और उसमें आज का दौर है सोशल मीडिया का, इन्फॉर्मेशन का भंडार है। और इन्फॉर्मेशन के भंडार से हम लोग जो उचित कलेक्शन कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि सिविल सेवा में सबसे बड़ा मुद्दा है कि बहुत में से चयनित चीज़ों को देना है। तो यहाँ पर चूँकि ये इंटरैक्टिव पैनल है और हमारे लिए इंटरनेट के माध्यम से सीपीयू सारा इनबिल्ट है, तो हमें जो चीज़ ज़रूरत होती है, मैप है या को बच्चों को डायरेक्ट दिखा देते हैं। तो निसंकोच रूप से इसने, शायद मुझे लगता है बच्चों को भी लग रहा होगा कि काफ़ी योगदान दिया है पढ़ाई। ये सारे बच्चे सर आईएएस, आईपीएस या पीसीएस यही सब कुछ बनने वाले हैं। सारे सब सिविल सर्विसेज तो के। मुझे लगा कि जीवन में बहुत सारी चीजें व्यर्थ हम करते हैं, तो मैं जरा इन बच्चों से कुछ बात कर जी, लूं। जी, जी। क्या नाम है आपका? अंकित। क्या कर रहे हो आप? सर अभी तो मतलब ग्रेजुएशन का मेरा सेकंड ईयर का मैंने एग्जाम दिया है बीए में, और सर अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन। तो अभी तक हम जब भी कभी बात करते हैं ना सर ऐसे लोगों से जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे पहले पूछते हैं कि आप ईमानदार होगे या बेईमान अधिकारी बनोगे कभी। 100% लोग कहते हैं कि ईमानदार बनेंगे, और मेरी आज भी कई आईपीएस आईएएस से बात होती है फोन पर भी। ईमानदारी से करोगे हम, या फिर जी, कैसे श्योरिटी मिलेगी? मतलब मैं जो भी मेरा मतलब ड्यूटी होगी अपने कर्तव्य के लिए पूरी मतलब निष्ठुरता के साथ मतलब साथ में सर स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिएगा एक बार। क्या नाम है आपका? रजित कुमार सिंह। क्या कर रहे हो आप? मैं एमए कर रहा हूँ, एमए फर्स्ट ईयर है। अब मैं सिविल की कोचिंग कर रहा हूँ यहाँ से। ये सर पढ़ा कैसा रहे हैं? मतलब ये कोचिंग कुछ विशेष है, हमें ऐसा पता लगा है, हम आए हैं यहाँ पर ये जानने के लिए कि ये कोचिंग बरेली में अपने आप में विशेष क्यों है, मतलब क्या ऐसा लग रहा है हमें? यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है इस बार हो सकता है, और मतलब जो सर की कोशिश है और जो अंदर से जो भावना है वो एक तरह से बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील है, जिसके कारण हम लोगों का सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन हो जाएगा? ईमानदारी से काम करोगे आप लोग? अच्छा, मैं मिलूंगा दोबारा, ये लोग अधिकारी के बन जाएंगे, पहचानेंगे मेरे को? अच्छा, कुछ लोग ना मुंह छुपा रहे हैं अपना। मैडम क्या नाम है आपका? आकांक्षा यादव। शायद आप क्या कर रहे हो? मैं भी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी कर रहे हो? कैसे पढ़ा रहे हैं सर? सर एकदम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सर की तरफ से कोई कमी नहीं है। लग रहा है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? जी बिल्कुल 2000। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा? इधर से पूछ लेता हूँ उधर। क्या नाम है आपका? अनुष्का शंकदार। क्या कर रहे हो आप अभी? मैं अभी बीएड का एंट्रेंस दिया है और यूपीएससी की तैयारी। जी क्या लग रहा है, कैसी तैयारी चल रही है? सर, तैयारी तो अच्छी चल रही है, सही चल रही है। जी हो जाएगा सिलेक्शन इस बार? कोशिश तो सर यही है। कोशिश यही है। आपका क्या नाम है? मुस्कान रत्नाकर। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। सर ठीक पढ़ा रहे हैं? कोई बच्चा एक मुझे ये बता पाए कि इस कोचिंग में ये विशेषता है, टेक्निकली या फिर इमोशनली भी? कोई एक बच्चा। आईएएस कैसे बनोगे? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मैंने भी शिवानी रस्तोगी। सर मोटिवेशन सब बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा। तो पढ़ाते भी अच्छा है, मोटिवेशन भी अच्छा देते हैं। उम्मीद है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? यस ऑफ कोर्स। सर मुझे लगता है ना कि हम लोगों को अपने एक योगदान को समझना चाहिए कि हमने समाज को क्या योगदान दिया। हम कभी कभी जब जर्नलिज्म करते हैं, बरेली में अकेला मैं ऐसा पत्रकार हूँ जिसने हर आईएएस आईपीएस के अंदर ऐसे, हम जैसे आपके आए ऐसे ही चले गए हम लोग, और कि कई अधिकारी तो पीछे वाले कमरे से निकल जाते हैं जब हम पहुंचते हैं वहां पर। तो एक योगदान क्या है ना सर कि जरूरी नहीं कोई पत्रकार बनता है, हम जो समझते हैं कोई हमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी देता है, वो भी एक हमारे लिए योगदान है, एक समाज के लिए योगदान होता है। सबसे बड़ा तो योगदान यही है कि हमें पता नहीं था और आपको कहीं से पता लगा बरेली में। क्योंकि लोग मीडिया को ये मानते हैं कि मीडिया को बुलाया गया होगा, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ पूरे क्लास की तरफ से, और आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने, कहते हैं ना, स्वतंत्र स्वच्छंद जो पत्रकारिता का परिचय दिया है कि हमें पता भी नहीं था, और आप इस संस्थान में आए और आप हमें जिस तरह से प्रस्तुत करेंगे या हमारे जो प्रयास हैं वो कहीं आपको सुनाई दिए, वो खबर आप हमारे से लेने आए हैं। और मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे कि सर आप अपना मीडिया में ऐड दीजिए, ये जो जनरली होता है एक तरीके हैं। तो हमेशा मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए मेरे कार्यशैली के आधार पर, आर्थिक के आधार पर नहीं। और आप पहले पत्रकार हैं जो मेरे पास आर्थिक आधार पर नहीं, कार्यशैली के आधार पर आए हैं, तो थैंक्स। पहली बात ये भी हमारे जीवन में यादगार रहेगा कि आप पहले पत्रकार हैं जो हमारे कार्य को, मेहनत को सुनकर आए हैं।
है ना? जी। मैंने जहाँ तक सुना था आपके यहाँ एक लाइब्रेरी भी है ऊपर? जाते हो आप लोग लाइब्रेरी में या घर पे पढ़ते हो? सर ये लाइब्रेरी में कैसे बच्चे आते हैं? लाइब्रेरी में हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि बरेली में बच्चा जैसे घर पे रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है कि इसी रीजन का रहने वाला है। तो हमने ये महसूस किया कि घर पे तमाम सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ और हमारे नैतिक मूल्य भी होते हैं कि रिश्तेदार आए या घर वालों का हाथ बटाना। तो होता क्या है कि जब हम घर में होता है बच्चा, तो वो उतना पढ़ नहीं पाता है, जितना पढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं कोई न कोई डिस्टर्बेंस रहता है, वो नैतिक मान के चलिए, पारिवारिक रखिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ आ गए तो उन कर्तव्यों से नज़रअंदाज करें। लेकिन ये होता है कि जब आप यहाँ आए हैं किताबें लेके, यहाँ 4 घंटे का आप क्लास ले रहे हैं, बाकी जो समय बचता है, तो एक आपको लाइब्रेरी जो वास्तव में अच्छे तापमान पे अच्छा बैठने का, और हम लोगों ने केबिन बनाए हैं जिसलिए एक दूसरे को बच्चा डिस्टर्ब ना हो। अभी अभी इसको भी देखेंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने केबिन वगैरह बनाए, सभी को एक स्विच बोर्ड दिया है, बच्चे इधर-उधर फ़ोन को ना भागें, अपना लैपटॉप लगा सकें, अपना जो भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, और अच्छी कम्फ़र्ट वाली कुर्सियाँ देने का प्रयास किया है। क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं बच्चों के लिए प्रयास ही लगातार करते जा रहे हैं, और उसपे शायद बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट इस बात का हुआ है कि सर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा ये सारे बच्चे सर बरेली के हैं, कुछ बाहर के भी हैं? इसमें से मुझे लगता है कि 50% बच्चे बरेली के होंगे, लगभग जो एक औसत है, और बाकी बच्चे बहुत सारे बरेली से बाहर के कौन लोग हैं? बाहर के आउटर में। अच्छा, आप लोग पढ़ते हो, वेरी गुड। यहाँ हॉस्टल में रह के आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लगा सर इन लोगों को देख के इस तरीके से। एसी भी लगा हुआ है यहाँ पर, एक बार इधर दिखा दो जरा, कि बच्चों को थोड़ी फैसिलिटी अच्छी मिलनी चाहिए। लड़की को भूख नहीं लग रही है तो बोलते हैं लग रहा तो इससे इश्क हो गया है, प्यार हो गया, इसे भूख नहीं लग रही है। सुना है ऐसा लोगों ने कि उसमें देखा होगा ना, बोल दो यार खुल के, सुना है? एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो जो मैं किसी को मिस कर रहा हूँ, मैं बहुत याद कर रहा हूँ अपनी सारी चेतना के साथ, तो उस व्यक्ति को एनर्जी मिल जाती है मुझसे, पॉजिटिव एनर्जी, उसे भूख नहीं लगेगी, सारी चीजें होती है। कहीं ना कहीं हमारे ध्यान की और जो हम कंसंट्रेशन करते हैं उसकी बड़ी पावर होती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जब पढ़ाई भी उसी ध्यान की गति से होती है, वही तीव्रता चाहिए, वही वेग चाहिए, वही स्पीड चाहिए ध्यान की, जो हम और कामों में लगा देते हैं। बैठे हुए और गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, मैं क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा गैप नहीं है आप लोग और मेरे बीच में, तो वो सब कंसंट्रेशन वहीं घुस गया, वो सब कुछ मिस हो गई सारी चीजें। तो जितना कंसंट्रेशन हम कर पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं, मुझे लगता है सर हर बच्चे को करना चाहिए। सुबह 10 से 15 मिनट कंसंट्रेशन आप करके देखो, एक अचूक शक्ति है इसके अंदर। और मैं ये आपके सिलेबस से अलग बता रहा हूँ, बुद्ध को पढ़ो आप कभी कभी। राबिया एक हुआ करती थी, राबिया को सुना है कितने लोगों ने? पहली दार्शनिक थी, फिलोसफर, एक महिला अकेली थी, राबिया, जिसको उसको पढ़ना कभी आप। लाओ त्से को पढ़ना, इन ये है, ये सुकरात थे, प्लूटो थे, इनको आप पढ़ोगे ना, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि सीखने को मिलेगी। ये लोग आपको उस सारी चीज में धार बना देंगे जो चीज आपको चाहिए। ये सर आपका ऑफिस है। जी, जी। देखिए मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि कितना सिंपल, एकदम सादा है। आपने अपना एसी भी यहाँ से उतार रखा है मुझे लग रहा है। एसी बच्चों को दे रखा है। जी, जी, हमने बच्चों को लगवा रखा है, क्योंकि मैं सर डायरेक्टर बाद को हूँ, पहले टीचर हूँ। बहुत बड़ा पोर्शन मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा अधिकांश समय बच्चों के साथ बीतता है। ये केवल सिर्फ़ कभी-कभी बैठने का या हमारे लंच करने का तरीका है। हम अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ के जीने के संसाधनों का प्रयोग अगर हम बच्चों के साथ करें तो बेहतर है, यही हमने प्रयास किया हुआ है। कितना कॉमन आपने बनाया है। मैं आया हूँ तो मुझे गर्मी की वजह से पसीना आने लगा। और अधिकतर होता है कि जो डायरेक्टर होते हैं मोस्टली वो अपना रूम, अपना जो ऑफिस है बड़ा चकाचौंध बना देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा, लोग अट्रैक्टिव होंगे और आएंगे हमारी कोचिंग में। आपको ऐसा नहीं लगेगा? देखिए, मैं आकर्षण को, बरेली जो शहर है इसमें एक हमारा प्रयास है कि हम वास्तविक शिक्षा दें, और मैं चाहता हूँ कि बरेली में जो हम ऐसी शिक्षा दें कि लोग ये कहें कि करियर बनाना है तो तक्षशिला जाना है। जो अवेयर नहीं है उन्हें क्या करना है? मोस्टली लोग तैयारी कब करते हैं? जब उन्हें लगता है कि अब कोई एग्जाम या फिर कुछ आ गया, कोई पेपर, उसका नोटिफिकेशन आ गया, तब तैयारी शुरू करते हैं। मैं अपनी तरफ से बरेली के जो गार्जियंस हैं या बच्चे हैं, उनको बस एक ही बात बताना चाहता हूँ कि तैयारी नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं करनी चाहिए। कि अचानक से नोटिफिकेशन आता है, परीक्षा की डेट आने लगती है, तो बच्चे 3 महीने, 2 महीने के गैप में भागते हैं। और वहाँ कहीं न कहीं वो वास्तविक तैयारी करने वालों से पिछड़ जाते हैं। ये कोई क्षेत्रीय परीक्षा नहीं है कि बरेली की परीक्षा है, तो बरेली के एटमॉस्फियर हम करें। ये उत्तर प्रदेश या भारत लेवल की परीक्षाएँ होती हैं। तो ऐसे सेंटर हैं जो पूर्वांचल में इलाहाबाद वगैरह हैं, वहाँ बच्चा रेगुलर पढ़ता है।
तो मैं बरेली से वाले लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप नोटिफिकेशन को देखकर प्रिपरेशन ना कराएं, बच्चों के लिए रेगुलर तैयारी कराएं, और रेगुलर तैयारी में जो जीएस है वो अहम रोल प्ले करता है। मैंने तो असिस्टेंट इंजीनियर प्रसार भारती में भी 40 क्वेश्चन जीएस के देखे हैं, जो कि विशुद्ध रूप से टेक्निकल बीटेक वालों का था। तो आप तमाम कोई परीक्षा तैयारी कराने चाहते हैं तो आप साल भर जीएस कोई 30 दिन 40 दिन पढ़ने का तरीका नहीं। और आजकल छोटी कंपटीशन में भी बहुत अच्छा मतलब लेवल का पेपर आ रहा है, सिविल सर्विसेज में तो अच्छा आता ही है। तो लोगों से यही कहूंगा कि आप प्रॉपर तैयारी कराइएगा। कोई भी जॉब दिलाना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के साथ भी, अगर आपको पैरेलल कैरियर बनाना है तो जीएस बेहतर, मैथ अच्छा कराइए, रीजनिंग कराइए, हिंदी, इंग्लिश। हाँ, तो तैयारी कब शुरू करें ये लोग बच्चे? बच्चे को आज की डेट में 12th के साथ में अवेयर हो जाना चाहिए कि वो 12th का एग्जाम दे, ग्रेजुएशन में वो उधर अपना एडमिशन ले और फोकस 12th के बाद, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ती जा रही है। कई हमारे पास गार्जियंस ऐसे भी आते हैं जो अपने बच्चों को 9th में लेके आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा उनसे क्षमा चाहता हूं कि आप बच्चों पर अतिरिक्त इतना बोझ मत डालिए, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि हमें 12th में भी अच्छे परसेंटेज चाहिए, 10th में भी अच्छा चाहिए, इधर सिविल में भी परफॉर्मेंस, इतना आप प्रेशर मत डालिए। सर ये जो 10th और 12th में मार्क्स बच्चों के आते हैं, जो परसेंटेज तय करते हैं, इसमें क्या कितना रोल है? जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनमें कुछ मायने रखते हैं ये? नहीं, हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज में देखिए, जो अच्छा मार्क्स लाते लेकर आता है 12th में, नो डाउट वो लेबोरियस होता है, वो टाइम देता है, पढ़ता है, उसको सिटिंग उसका क्षमता ज्यादा होता है, तो ठीक है, बेटर है। लेकिन मैं अक्सर ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, फिर मतलब अच्छा खासा परसेंटेज है कि जिन पे परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है। सिविल सर्विसेज में तो मैं मानता हूँ कि जब जागो तभी आप सक्सेस हैं। एक सर सवाल मेरा, ये बच्चे सुन लेंगे बहुत आसानी से और उनको समझ में भी आएगा। बड़ा कॉमन सवाल है, क्योंकि आप टीचर हैं और पढ़ाते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है आपके पास। ये जो आजकल मोबाइल का जो ट्रेंड है, हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमें किताब ढूंढनी पड़ती थी, मिलती नहीं थी। एक ही लाइब्रेरी सिंडिकेट यहाँ हुआ करती थी, तो वो हमें किताब मिलती नहीं थी। आज सारा कुछ है, मोबाइल पे सारा कंटेंट है, सारी चीजें आपको जरा सी देर में। हम हजारों रुपए की जो किताब खरीदते थे, आज फ्री में मोबाइल में मिल जाता है वो सारा कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मोबाइल का मिसयूज करता है, जो यूथ है वो मिसयूज करता है मोबाइल से, और इस कनेक्शन से कि जो बच्चे आईएएस बनने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं मोबाइल बाधा है या फिर ये सहयोगी है इनके लिए। देखिए, जो तकनीक आई है, तकनीक व्यक्ति के विकास को बनी है, तो मैं तकनीकी विकास के लिए बाधा नहीं कहूंगा, बट उसमें से जो चीजें छुपी हुई हैं, जैसे आजकल फेसबुक है, व्हाट्सएप का प्रयोग पाश्चात्य देशों में कार्यालय के कार्यों के लिए होता है, इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने। इसको हमने अपने सोशल गॉसिप्स चैटिंग का एक जरिया बना रखा है, और बच्चे तमाम तरह से टेलीग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तमाम तरह की, हम लोग तो इतना जानते भी नहीं है, कॉमन जानते हैं जितना। तो इसका प्रयोग अति ठीक नहीं है। मैं सिविल सर्विसेज के या कंपटीशन वाले बच्चों से यही कहूंगा कि भावी जीवन में आप जैसे रहिए, 18+ आप होते हैं, काफी समझदार होते हैं, हम आपको क्या समझाएं, लेकिन इन सब चीजों से हटके रहिएगा कि सिविल सर्विसेज की या किसी भी कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर, कारण क्या होता है कि आजकल लाखों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, आपके तमाम फ्रेंड्स हैं, आप फोन को रखे हुए हैं, एक मैसेज आ गया तो वो क्लिक करता है, आपको देखने की आदत होती है। मैं सर एक आईएएस को पढ़ रहा था कुछ महीनों पहले, जो बन गए, वो उसने कहा कि वो आईएएस तो बन गए लेकिन उन्हें मोबाइल, ये वाला मल्टीमीडिया मोबाइल चलाना नहीं आता। उसका एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने कहा, कोई लड़की थी, वो आईएएस बन गई, उसने कहा मुझे फेसबुक चलानी नहीं आती, फेसबुक चलाते कैसे? जी। और कीपैड वाला फोन उसके पास रहा, बहुत गरीब घर से। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ स्टूडेंट से कि या घर में जिनके सुविधाएं हैं, कि अगर आप एक अच्छा 20,000 रुपए का मोबाइल दिलाते हैं, मोबाइल 24 घंटे बच्चा कैरी करता है और अपने पास रखता है, डिस्टर्ब होता है, तो आपको अगर सोशल मीडिया देना ही है, इंटरनेट का प्रयोग देना है, ठीक है, वो सामग्री है, कई पढ़ने के साधन होते हैं, हम भी बताते हैं कि कहीं ना मिले तो आपको सोशल मीडिया पे ढूंढ लीजिएगा और अच्छा अच्छा कंटेंट कलेक्ट। तो घर पे आप लैपटॉप या पीसी लगवाइए, मैं लैपटॉप से भी ज्यादा पीसी, की बच्चा अपना बैठा है, सबके सामने लगा हुआ है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगाना चाहिए जीवन पर, लेकिन थोड़ा सा बच्चे नासमझ होते हैं, और कोशिश ये करें कि वो कीपैड वाला फोन लें, रेगुलर में यूज करें। मैं तो स्टूडेंट से यही कहता हूँ, घर पे इंटरनेट का प्रयोग करना है तो आप क्या करिएगा, एक घर पे कंप्यूटर लगवाइएगा, या ज्यादा से ज्यादा आप लैपटॉप, क्योंकि उसे आप 24 घंटे नहीं लेंगे। हमें कभी कभी क्या होता है कि हम खुद टीचर होने के बाद हमारी आदत होती है बार बार फोन देखने की, तो हमें बचना चाहिए उनसे। आदतें
एक दिन में तैयार नहीं होती हैं और एक दिन में खत्म नहीं होती हैं। एक बार मुझे सर याद आया, एक बार एक जर्मनी का दार्शनिक था, उसने हिंदुस्तान पे एक रिसर्च की। 14 साल उसने हिंदुस्तान पे रिसर्च की, और जब वो वापस गया अपने देश में, तो हम जैसे पत्रकारों ने उससे पूछा कि आपने हिंदुस्तान में क्या देखा। वो लंबी लंबी बात बता रहा था। फिर किसी एक और पत्रकार ने कहा कि एक शब्द में बताइए कि हिंदुस्तान है क्या। तो उसने कहा कि हिंदुस्तान एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही सारी चीजें हैं कि हम चीजों का दुरुपयोग करते हैं। हमारे पास है बहुत कुछ संसाधन, लेकिन हम उसे भूले बैठे हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे पास में जो इंडियंस के अंदर विशाल क्षमताएं हैं ब्रेन की। कारण क्या है कि भारत, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो मैंने उसे समाज पे अप्लाई किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे अप्लाई किया है कि हम विविधता वाला देश हैं। साल में कई तरह का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज देखते हैं, वेरी करता है, टेम्परेचर वेरी करता है। तो इस हिसाब से जो इंडियंस हैं वो तमाम तरह की क्लाइमेट में उन्हें सर्वाइव करने की आदत होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं ज़्यादा डॉक्टर नहीं हूँ, बायो का नहीं हूँ, मुझे लगता है कि इंडियंस में कंडीशन के अकॉर्डिंग ढलने की बहुत क्षमता होती है और हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। और जो न्यू जनरेशन आ रही है ये तो सुपर जीनियस है, बासरते आप इनका प्रयोग सिर्फ सही दिशा में एनर्जी का कर दीजिए। और हम लोग जो 12th के बाद वाले बच्चों को लेते हैं, तो आप कभी हमारे 12th वाले में आइए, वैसे 3 से 5 होता है। आप देखेंगे कि हम शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का विकास कर रहे हैं। और जो आज बहुत जरूरी, नैतिकता से मतलब होता है कि बच्चों की ऊर्जा के भटकाव को रोक कर उसकी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग। जैसा मैं कह रहा हूं कि लोग कहेंगे तक्षशिला को याद करेंगे, तो पढ़ा तो कोई भी सकता है, लेकिन जो मूल्यों का विकास है वो शायद हम औरों से बेहतर कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। आपके सर ने मुझे आज एक गिफ्ट दिया। आप समझ सकते हो क्या गिफ्ट हुआ? वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर किसी को। कोई बता सकता है कोई गिफ्ट होगा? अब जो ये वीडियो हमारा देखेंगे ना, वो लोग ये सोचेंगे कि शायद ये कोई सर ने एडवर्टाइज करवा लिया, या हमने कोई एडवर्टाइज कर दिया, सर से पैसे ले लिए। सर ने गिफ्ट मुझे दिया और उन्होंने हमसे कहा कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी जिसमें लगन है पढ़ने की और क्षमता नहीं है कि वो फीस दे पाएगा, तो आपने कहा कि अगर वो हमारे माध्यम से आता है, हम उसे बताते हैं, तो अगर आप अपने पैमाने पे उस उतार के देखेंगे कि विद्यार्थी वाकई ठीक है और सच में गरीब है जो नहीं दे पाता है, तो उससे फीस भी नहीं ली जाएगी। सर ने इतना योगदान हमसे कहा कि हम आपके लिए करते हैं, और ये गिफ्ट है हमारे लिए कि इतना को सम्मान उस तरीके का नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि समाज में एक योगदान हो, और आपके सर ने जो मुझे गिफ्ट दिया, ये हमें ऐसा ही गिफ्ट चाहिए था। कि बहुत से बच्चे हमसे मिलते हैं, मेरे पास दिन भर में करीब 100 के आसपास फोन आ जाते हैं, व्हाट्सएप आ जाते हैं, मैं देख भी नहीं पाता हूँ, स्टाफ देख लेता है ऑफिस का। तो स्थिति ये होती है कि इतने गरीब हैं सर बच्चे, मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन पढ़ने की लगन उनमें बहुत है। और सबसे बड़ी एक चीज और मैं इसके साथ कहना चाहूंगा कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो हम उसको निःशुल्क पढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी ये सब गोपनीयता रहेगी मेरे सिवा। कारण क्या है, बच्चे को ये रियलाइज, कभी कभी बच्चों को लगता है कि शायद हम बिना पैसा दिए पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं ये भावना ना जन्म ले। लापरवाही तो हम खैर समाप्ति कर देंगे अपने नैतिक मूल्यों के विकास का, उसके अंदर ये भावना ना हो कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं, ये कभी उसे रियलाइज भी नहीं होगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अब आप लोग इस प्रोसेस पे हो कि कुछ ना कुछ बनोगे, मुझे लगता है कि सब लोग बन जाने चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और एक बार सर के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि मुझे जो सम्मान मिला वो एक अपने आप में अलग चीज थी। धन्यवाद। आपको भी मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने हम लोग को एक बरेली के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसके लिए एक बार आपका पुनः धन्यवाद। और अपनी तरफ से एज अ शिक्षक मैं ये कहूंगा कि आप भी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं एक बार 14 में मिला था, लेकिन वो हमारी केवल एक मुलाकात जनरल थी। और मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, ये इनको मैं एक मानता हूँ कि मैंने कल एक नाम दिया, पता नहीं बरेली वासियों ने क्या नाम दिया होगा, मैं तो टीचर हूँ। ये क्रांतिकारी पत्रकारिता कर रहे हैं बरेली में, मतलब कि जिन मुद्दों को लोग उठाना नहीं चाहते हैं, जिन मुद्दों में हाथ डालने से लोग कतराते हैं, आप उन मुद्दों में हाथ डाल रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिगत मुलाकात भले ही आजकल की है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हर व्यक्ति की गतिविधि को आप रात दिन देखते रहते हैं। और मैं इंस्पायर हूं पहले से ही, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं निरंतर आप ऐसे प्रगति करते रहें, और लोगों के लिए, आम आदमी के लिए
आम लोगों के लिए जिनका कोई मुद्दा नहीं उठाता है, कहते हैं ना जिनका कोई आश्रय नहीं है। अरे रिच के और पावरफुल के तो सभी आश्रय वाले लोग हैं, लेकिन जिनका कोई आश्रय नहीं है आप उनके लिए आश्रय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। जय हिंद।